एनपीई नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020 जैसा कि हम सब जानते हैं एक न्यू एजुकेशन पॉलिसी इंट्रोड्यूस कर दी गई है। ये देखी जाए तो हमारी थर्ड एजुकेशन पॉलिसी है हमारे इंडिया की। फर्स्ट एजुकेशन पॉलिसी इंदिरा गांधी गवर्नमेंट के टाइम पर हमें इंट्रोड्यूस करी गई थी 1968 में। आफ्टर दैट 1986 में राजीव गांधी गवर्नमेंट के टाइम पे नेक्स्ट पॉलिसी आई थी जिसमें अमेंडमेंट हुए थे 1992 में। और उसके बाद अब आ रही है हमारी नेक्स्ट एजुकेशन पॉलिसी दैट इज एनपीई 2020। देखते हैं इसका इनिशिएशन कैसे होता है। ज़रूरी भी है, चेंजेस बहुत ज़रूरी है। फिर 2014 में मैनिफेस्टो जब इलेक्शन हुए तो उस टाइम पे गवर्नमेंट ने मैनिफेस्टो दिया और उसमें मेंशन किया कि एजुकेशन पॉलिसीज़ और नई नई एजुकेशन को लेके चेंजेस आएंगे। उसके बाद 2015 में उन्होंने फर्स्ट कमेटी स्टार्ट करी जिसके हेड थे STR सुब्रमण्यम। साथ में उनके 5 मेंबर्स थे। उनको कहा गया कि आप रिसर्च करिए, पता करिए कि कहाँ पे ज़रूरत है एजुकेशन सिस्टम में चेंजेस की। उन्होंने अपने कुछ पॉइंट्स रखे और किसी रीज़न की वजह से उनको डिनाई कर दिया गया। उसके बाद 2016 में नेक्स्ट कमेटी बनाई गई, फिर से एक और कमेटी, सेकेंड कमेटी, जिसके हेड थे डॉक्टर के कस्तूरी रंगन। डॉक्टर के कस्तूरी रंगन इसरो के साइंटिस्ट रह चुके हैं। और बात करी जाए सुब्रमण्यम सर की तो वो भी हमारे एक्स कैबिनेट सेक्रेटरी रह चुके हैं। वापस आते हैं डॉक्टर S कस्तूरी रंगन के बारे में। तो उन्होंने अपने कुछ पॉइंट्स रखे जो हमारे एनपीए में एडेड है। तो हम बोल सकते हैं कि एनपीए के लिए अब हम याद करेंगे के कस्तूरी रंगन को। इन्होंने अपने जो पॉइंट्स दिए उसको गवर्नमेंट ने हमारे सामने प्रेजेंट करा फर्स्ट टाइम 31 मई 2019 को। उन्होंने ड्राफ्ट डॉक्यूमेंट हम सबको बताया था और हम सब ने उस टाइम पे इसको बहुत अच्छे से डिटेल एनालाइज किया भी था। उसके बाद कुछ चेंजेस करते हुए उसके साथ में, क्योंकि उस टाइम पे सजेशंस भी मांगे गए थे, उसमें कुछ चेंजेस के बाद 29 जुलाई 2020 को फाइनली कैबिनेट में हमारा जो एनपीई 2020 है उसको मंजूरी मिल गई। अब बस पार्लियामेंट में पास होना रहता है। ऐसे आया हमारा एनपीई 2020 हमारे थर्ड एजुकेशन पॉलिसी के नाम से। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल लर्निंग ऑर्बिट। आई एम योर फ्रेंड एकता दुबे। आज मैंने कोशिश करी है कि एनपीई 2020 को डिटेल में आपको समझाऊं, लेकिन इजी लैंग्वेज में। शुरू करते हैं। ये वीडियो हर किसी के लिए इम्पॉर्टेंट है। अगर आप इंडिया के सिटीजन हैं तो मेरे हिसाब से हर किसी को ये वीडियो देखनी चाहिए। द थिंग इज, ये इन्फॉर्मेशन लेनी चाहिए। आप चाहे मेरी वीडियो से देखिए या फिर किसी और वीडियो से, या फिर आप ऑफिशियल डॉक्यूमेंट को स्टडी करो। द ओनली पॉइंट इज, आपको ज़रूरी है जानना कि एनपीई 2020 क्यों और क्या है। इसलिए क्योंकि कहीं ना कहीं आप या तो टीचर हैं, या तो स्टूडेंट हैं, या तो पेरेंट हैं, और हर किसी के लिए ये इंपॉर्टेंट है। और या फिर आपके फैमिली में कोई ना कोई तो एजुकेशन ले ही रहा होगा। स्टार्ट करते हैं। पहला पॉइंट है MHRD को अब एजुकेशन मिनिस्ट्री बना दिया जाएगा। MHRD को कन्वर्ट करके क्या बोला जाएगा आपसे, एजुकेशन मिनिस्ट्री। तो मिनिस्ट्री ऑफ ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट इज कन्वर्टेड इनटू एजुकेशन मिनिस्ट्री। उसके बाद जो सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है और सबसे कंफ्यूजिंग पॉइंट है, 10+2 का फॉर्मूला खत्म करके अब 5+3+3+4 का। अब यहाँ पे बहुत कंफ्यूजन है कि ये है क्या 5+3+3+4। बहुत ईजी है, अच्छे से समझते हैं। 10+2 में क्या होता था कि 10th में बच्चों के बोर्ड हुए, फिर उनको स्ट्रीम्स डिवाइड कर दी गई, फिर 12th में बोर्ड करा और फिर वो अपने आगे फर्दर की स्टडीज 3 या 4 ईयर का अपना ग्रेजुएशन वगैरह करते हैं। अब क्या है, बच्चे के ऊपर वर्क स्टार्टिंग से ही किया जाएगा। बच्चा स्कूल में एंटर हो रहा है और उसके डेवलपमेंट पे वर्क करा जाएगा, ये बात की गई है। जब बच्चा पैदा होता है तब से लेके 3 साल तक बच्चा रहता है अपने घर में, तो वहाँ पे जो मैटर करता है उसके पेरेंट्स उसको क्या एनवायरनमेंट देते हैं, उसके डेवलपमेंट पे कैसे वर्क करते हैं वो। 3 साल से बच्चा स्कूल में आता है, 3 से 8 साल दैट इज 5 साल, पहले के 5 साल जहाँ पे ये 5 साल मेंशन कर रहे हैं, वहाँ पे बच्चा प्री नर्सरी KG फर्स्ट और सेकेंड क्लास में आता है। पहला हमारा स्टेज है 5 दैट इज 5 साल की बात हो रही है, और इसको बोला गया है फाउंडेशन ईयर। मतलब यहाँ पे बच्चे की नींव मजबूत करी जा रही है एजुकेशन को लेके। ठीक है, तो क्या क्या होगा यहाँ पे, प्री नर्सरी KG फर्स्ट और सेकेंड क्लास। बच्चा यहाँ पे 3 से 8 साल का होगा। यहाँ पे बच्चों को कुछ भी इंट्रोड्यूस करवाया जाएगा बाय गेम्स, एक्टिविटीज। यहाँ पे थ्योरेटिकल चीज़ों पे बच्चों के ऊपर बोझ नहीं बनाया जाएगा कि बड़े बड़े बैग लेके घूम रहे, नहीं। उसके बाद यहाँ पे हमने बच्चे का फाउंडेशन क्रिएट कर दिया। वापस हम आगे बढ़ते हैं 3 साल और। तो यहाँ पे 3 साल का मतलब है प्रिपरेटरी स्टेज। मतलब अब हम बच्चे को प्रिपेयर कर रहे हैं उसके फ्यूचर सब्जेक्ट्स के लिए, फ्यूचर गोल्स के लिए।
तो 3rd, 4th और 5th क्लास हमारे जो आगे के 3 साल होंगे, दैट इज 8 से 11 साल में बच्चे को प्रिपरेटरी स्टेज होगा। वहाँ पे बच्चों को बेसिक मैथ्स, साइंस, ह्यूमैनिटीज, एसएसटी इन सब से इंट्रोड्यूस करवाया जाएगा। अब यहाँ 5th स्टैंडर्ड तक हमें बच्चों को 3 लैंग्वेज फॉर्मूला पे वर्क करना है और उनकी रीजनल लैंग्वेज में सिखाना है, चाहे वो हिंदी हो या कोई और लैंग्वेज हो जो उनकी रीजनल हो। ठीक है, उसके बाद बच्चे की चॉइस है कि बच्चा कौन सी लैंग्वेज में अपनी फर्दर स्टडीज करना चाहता है। इंग्लिश अब कंपलसरी नहीं है, नो, इंग्लिश इज नॉट कंपलसरी एनी मोर। इंग्लिश अब सिर्फ एक सब्जेक्ट माना जाएगा, ना कि कोई पैरामीटर की किसी की स्किल्स और नॉलेज को मेजर किया जाए। बहुत अच्छा स्टेप। ठीक है, सो अब आगे बच्चे की चॉइस है कि वो हर सब्जेक्ट कौन सी लैंग्वेज में पढ़ना आता है, बस उसको अपनी इंग्लिश की बुक्स को इंग्लिश में पढ़ना पड़ेगा। फिर आते हैं हम मिडिल स्टेज पे, जहां वापस 3 साल की बात की गई है, 6th, 7th और 8th, जहां बच्चा होगा 11 से 14 साल का। और यहाँ पे बच्चे की स्किल डेवलपमेंट पे वर्क किया जाएगा। स्किल का क्या, बच्चे को कोडिंग सिखा सकते हैं, बच्चे को ऐप डेवलपमेंट या बच्चे की जो भी इंटरेस्ट है उसके अकॉर्डिंग उसकी स्किल्स पे वर्क किया जाएगा। इन शॉर्ट, गवर्नमेंट चाहती है कि जब बच्चा 12th स्टैंडर्ड से निकले तो उसके पास एक स्किल हो, वो एक स्किल में इतना पारंगत हो कि वो कोई भी अर्निंग अगर करना चाहे तो कर सके। यहाँ पे जब बच्चा स्किल डेवलपमेंट सीखेगा तो वो इंटर्नशिप, प्रोजेक्ट्स से भी इंट्रोड्यूस करवाया जाएगा। सो ऐसा नहीं है सिर्फ नाम के लिए आप इंटर्नशिप करो, बाहर जाओ, 1-8 महीने की इंटर्नशिप कर सकते हो, प्रोजेक्ट कर सकते हो छोटे मोटे। ठीक है, फिर आते हैं हम नेक्स्ट स्टेज पे, दैट इज सेकेंडरी स्टेज, जो वापस 4 साल का है, 9th, 10th, 11th, 12th। तो यहाँ पे वो जो कॉमर्स साइंस स्ट्रीम का हुआ था, भौकाल था, वो खत्म कर दिया गया है। अब हर एक सब्जेक्ट को इक्वल इंपॉर्टेंस दी जाएगी अकॉर्डिंग टू द इंटरेस्ट ऑफ द चाइल्ड। अगर अब यहाँ पे बच्चा इंटरेस्ट है किसी को करिकुलर एक्टिविटी को एज अ प्रोफेशन बनाने में, तो वहाँ पे यहीं से उस पर वर्क करा जाएगा। जैसे अगर कोई बच्चा स्पोर्ट्स में इंटरेस्टेड है, अगर हम अभी प्रेजेंट सिनारियो की बात करें तो क्या होता है, अगर कोई बोलता है कि उसको स्पोर्ट में इंटरेस्ट है तो क्या होता है, पेरेंट्स या टीचर सब यही बोलते हैं कि आप 10+2 पे ध्यान दो, अपनी कॉलेज मतलब अपनी 12th तक अच्छे से पढ़ाई कर लो, अच्छे मार्क्स लो, फिर ग्रेजुएशन अच्छे से कर लो, फिर अपनी इस फील्ड पे वर्क करना। तो उस टाइम क्या होता है, बच्चा अपनी 10th और 12th के काम में, पढ़ाई में लग गया, वो साइड हो गया, फिर ग्रेजुएशन के काम में लग गया, पढ़ाई में लग गया, वहाँ फिर से साइड हो गया उसका वो सब्जेक्ट, और फिर वो बाद में जब इसको एज अ प्रोफेशन चाहता है तो उसको वापस से उस पर उतना वर्क करना पड़ता है। लेकिन यहाँ पे बोल दिया गया कि बच्चा हुआ तभी से उस सब्जेक्ट पे, चाहे वो कोई भी हो, करिकुलर सब्जेक्ट हो, को करिकुलर हो, चाहे वो ऐप डेवलपमेंट हो, स्पोर्ट्स हो, कुछ भी हो, बच्चा उस पर वर्क कर सकता है। और सारे सब्जेक्ट क्या होंगे, बेसिक सब्जेक्ट रखे जाएंगे, लेकिन फोकस उसके पैशनेट सब्जेक्ट्स पे रखा जाएगा। ठीक है, तो यहाँ साथ ही साथ बच्चे को अब पूल ऑफ सब्जेक्ट्स दिए जा रहे हैं ताकि बच्चा सिलेक्ट कर सके कि उसको कौन से सब्जेक्ट्स लेने हैं, बच्चे की चॉइस है। अब यहाँ पे एक चीज़ आती है कि ये चॉइसेस कैसे होंगी, तो ये देखा जाएगा आगे कि वो पहले से बंच में है या फिर इंडिविजुअल होंगे और बच्चे अपने आप सिलेक्ट करेंगे। ठीक है, और कुछ और पॉइंट्स, जैसे कि 6th स्टैंडर्ड से बच्चों को कोडिंग, ऐप डेवलपमेंट वगैरह सिखा दी जाएगी। 6th to 9th में आप सेमेस्टर वाइज एग्जाम्स होंगे, सेमेस्टर वाइज इन द सेंस हमारे पहले क्या फर्स्ट टर्म, सेकंड टर्म, थर्ड टर्म होते थे, नहीं, अब सिर्फ साल में 2 बार एग्जाम होंगे ताकि बच्चा बार बार एग्जाम के बर्डन में ना रहे। ओवरऑल डेवलपमेंट पे भी वर्क किया जाएगा। 3 लैंग्वेज फॉर्मूला मैंने आपको बता दिया है। ओवरऑल डेवलपमेंट पे काम किया जाएगा, जहाँ बच्चे की मेंटल डेवलपमेंट पे भी ध्यान दिया जाएगा। सो यहाँ पे जो रिपोर्ट कार्ड होगा, आपको रिपोर्ट कार्ड पे भी ध्यान करना पड़ेगा कि सिर्फ जो सब्जेक्ट के मार्क्स है वो मेंशन नहीं करने। अगर बच्चा बिहेवियर में कैसा है, बच्चा एप्टीट्यूड में कैसा है, बच्चे की और सारी स्किल्स कैसी है, मतलब बच्चे को 360 डिग्री हमको देखना है, और वो सब चीज़ें हमें रिपोर्ट कार्ड में मेंशन करनी है इन अ कॉम्प्रिहेंसिव मैनर। ठीक है, सो अब वो जो पहले वाली फॉर्मेलिटी होती थी कि ये सारे बिहेवियर वगैरह को बस A B करके एक फॉर्मेलिटी कर दी थी, नहीं, अब आपको उसको कॉम्प्रिहेंसिव वे में रिप्रेजेंट करना होगा। ठीक है, तो ये था, और साथ ही साथ हम बच्चों को एथिक्स भी करिकुलम में ऐड करेंगे। अब बात होगी कि भाई मोरल वैल्यूज तो पहले भी थी, तो वो भी तो एथिक्स ही थी, लेकिन वो सिर्फ बुक्स तक थी, वो जनरलाइज नहीं की गई थी, जनरलाइजेशन के स्टेज पर उसको नहीं ले गया गया था। तो अब चाहे एक्टिविटीज़ के थ्रू या किसी और मेथड के थ्रू बच्चों के करिकुलम में एथिक्स भी ऐड करे जाएंगे। सो आई होप मैंने सारे पॉइंट्स क्लियर कर दिए हूँ। ठीक है, उसके बाद आते हैं, ये हो गया बच्चे के स्कूल ईयर्स। अब आते हैं आफ्टर 12th के बाद बच्चा क्या करेगा। भाई 12th के बाद बोला गया मल्टीपल एंट्री और एग्जिट विद क्रेडिट ट्रांसफर। मतलब फॉर एग्जाम्पल, अगर मैं
ग्रेजुएशन कर रही हूँ या फिर मास्टर्स कर रही हूँ, मैंने 1 साल अपनी मास्टर्स कर ली और उसके बाद किसी भी रीज़न की वजह से मेरा इंटरेस्ट हो या कोई और प्रॉब्लम हो, उस वजह से मैंने अपने ग्रेजुएशन 1 साल में ही छोड़ दी। अब वो मेरा 1 साल अभी के सिनारियो में वेस्ट होगा, लेकिन उस टाइम पे उस 1 साल की भी वैल्यू होगी, उसके क्रेडिट स्कोर होंगे जो हम अर्न करते हैं अपने एग्जाम्स वगैरह को थ्रो देकर, सब्जेक्ट्स पे टाइम देकर, और उससे हमें 1 साल का सर्टिफिकेट मिलेगा। अगर वो मैंने 2 साल करा है तो मुझे डिप्लोमा मिलेगा, और अगर 3 साल करा है तो डिग्री, और अगर वो 4 साल का है तो डिग्री प्लस आपको रिसर्च परमिशंस मिलती हैं, वो मिलेगा। सो ये एक बहुत अच्छा तरीका है कि अगर बच्चा अपना टाइम डिवोट कर रहा है किसी सब्जेक्ट में, किसी कोर्स में, तो उसको उस चीज़ की वैल्यू मिलनी चाहिए। ठीक है, तो ये क्रेडिट स्कोर की तरह होगा एक तरह से। अगर आप इग्नू के स्टूडेंट्स हैं तो क्रेडिट स्कोर जैसे सब्जेक्ट वाइज होता है, मे बी वैसा हो, आई एम नॉट श्योर, लेकिन कुछ बोला गया कि क्रेडिट स्कोर यहाँ पे मेंशन किए गए हैं। ठीक है, उसके बाद आते हैं प्राइवेट एंड गवर्नमेंट कॉलेजेस हैव सेम सिलेबस एंड सेम रूल्स। जितने भी प्राइवेट और गवर्नमेंट कॉलेजेस होंगे उन सबके सिलेबस सेम होंगे, एज वेल एज सेम रूल्स वहाँ पे होंगे। दैट इज, अगर एक यूपी का बच्चा पढ़ रहा है कोई सब्जेक्ट, फॉर एग्जाम्पल साइकोलॉजी, कहीं से ग्रेजुएशन कर रहा है साइकोलॉजी में, और एक दिल्ली, बैंगलोर, चेन्नई, कोलकाता कहीं और का बच्चा है, उन सबका सिलेबस सेम होगा। अगर ये इन्फॉर्मेशन एक बच्चे को मिल रही है तो हर सबको ही मिल रही होगी। इट मीन्स आप कहीं भी पढ़ो, आप इक्वल हो। ठीक है, रूल्स भी सबके लिए सेम ही होंगे। सो ये बहुत अच्छा है, इससे आप कहीं से भी स्टडी कर सकते हो और आपकी स्टडी को उतनी इंपॉर्टेंस दी जाएगी। फिर कॉमन एंट्रेंस एग्जाम सॉरी कॉमन एंट्रेंस एग्जाम होगा फॉर ऑल यूनिवर्सिटीज। इट मीन्स 12th के बाद जो आपको अलग अलग यूनिवर्सिटीज के, DU के, IP के अलग अलग जो कॉमन एंट्रेंस एग्जाम्स भरते हो, अब वो नहीं होगा। आपको एक एग्जाम देना है, उसी के बेस पे आपको कॉलेजेस अलॉट किए जाएंगे। यहाँ पे एक्सेप्शन है कि अगर आप लीगल या मेडिकल स्टडीज़ की बात कर रहे हो तो उसके लिए पूरी एक अलग बॉडी है, उसी के अकॉर्डिंग वो चलेगा, क्योंकि उनकी स्टडी पैटर्न बहुत डिफरेंट होता है। इसको ऐड करेंगे तो वो बहुत कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगा। ठीक है, ये एक्सेप्शन है। डिस्टेंस एंड ऑनलाइन एजुकेशन विल बी प्रमोटेड। जो भी डिस्टेंस या ऑनलाइन एजुकेशन है उसको प्रमोट किया जाएगा, और ज़रूरी भी है। अभी हम कोरोना में देख ही रहे हैं कि कितनी इंपॉर्टेंस है ऑनलाइन एजुकेशन की, तो कहीं ना कहीं उसको प्रमोट किया जाएगा। अब इसका फ़ायदा ये है कि अगर आप कोर्स ओपन लर्निंग से करो या फिर रेगुलर करो या फिर ऑनलाइन करो, आप तीनों इक्वल हो, सबके सब इक्वल हैं। आपने अगर एजुकेशन ली है वो मैटर करती है, आपने कैसे मीडियम से ली है वो मैटर नहीं करती। ठीक है, तो ये था हमारा पूरा। और ये जो मैंने बताया कि प्राइवेट एंड गवर्नमेंट कॉलेज, इसके लिए एक फाउंडेशन स्टैब्लिश की जाएगी, दैट इज नेशनल रिसर्च फाउंडेशन स्टैब्लिश की जाएगी, जो इन सब चीज़ों को मॉनिटर करेगी। ठीक है, आई होप मैंने सब क्लियर कर दिया हो यहाँ तक। ठीक है फ्रेंड्स, उसके बाद अब हम आते हैं टीचर एजुकेशन पे। अब यहाँ पे हमने यहाँ तक बात करी स्टूडेंट्स की। यहाँ पे स्टूडेंट्स की लाइफ में, उनके करिकुलम में हर जगह डिफरेंसेस आ रहे हैं, चेंजेस आ रहे हैं। इन शॉर्ट गवर्नमेंट चाहती है कि बच्चा अब रोड मेमोरी से हटके प्रैक्टिकल मेमोरी पे जाए, वो करे जो सीख करना लाइफ में जिसकी उसको ज़रूरत है। लाइक अगर अभी मैं बोलूँ कि जो मैंने थ्योरीज अपनी स्कूल टाइम पे पढ़ी थी, क्या वो अभी कहीं अप्लाई हो रही है? क्या मैं उसको यूज़ कर पा रही हूँ? क्या मुझे वो याद है? सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट नहीं, लेकिन अगर वो मैं प्रैक्टिकल करूँगी तो मुझे ज़्यादा टाइम तक याद रहेगा और यूजफुल रहेगा। सो इन शॉर्ट गवर्नमेंट यही चाहती है, रोड मेमोरी को कम करना और प्रैक्टिकल मेमोरी को बढ़ाना। और यहाँ पे जो कॉलेज के रिजल्ट होते हैं, हम जानते हैं कॉलेज में प्रैक्टिकल सब्जेक्ट्स एज वेल एज थ्योरेटिकल भी होते हैं। एक ही सब्जेक्ट का प्रैक्टिकल भी है और थ्योरी भी है, और बच्चा अगर प्रैक्टिकल में अच्छा कर रहा है और थ्योरी में कम कर रहा है तो उन मार्क्स को ओवरऑल देखा जाएगा, एवरेज की फॉर्म में देखा जाएगा, ताकि ऐसा ना हो कि अगर वो बच्चा प्रैक्टिकल कर रहा है, इट मीन्स कहीं ना कहीं उसको आता तो है, मे बी वो थ्योरी में वो चीज़ डिवोट नहीं कर पा रहा है। तो यहाँ पे बच्चे की प्रैक्टिकल एज वेल एज थ्योरेटिकल इन्फॉर्मेशन दोनों पे ध्यान दिया जाएगा। ठीक है, उसके बाद ये हो गई हमारी स्कूल एजुकेशन और कॉलेज एजुकेशन। यहाँ पे स्टूडेंट की बात खत्म हुई। अब एजुकेशन सिस्टम में इतने चेंजेस आ रहे हैं तो पेरेंट्स को भी अपनी कमर टाइट करनी पड़ेगी और इस पर वर्क करना पड़ेगा कि वो अपने बच्चों की इस सारे प्रोसेस में कैसे हेल्प कर सकते हैं। ठीक है, अब बात करते हैं टीचर्स की। अब एजुकेशन सिस्टम में टीचर और स्टूडेंट दोनों होते हैं, तो ऑब्वियसली अगर टीचिंग एजुकेशन में इतने चेंजेस आ रहे हैं, लेकिन ये सारी एजुकेशन प्रोवाइड कौन करेगा? हम टीचर्स करेंगे। सो टीचर्स में भी चेंजेस आने ज़रूरी हैं, उनको ज़रूरत है कि वो अपने आप को अपग्रेड करें, एनहांस करें। ठीक है, सो उसके लिए भी कुछ बातें रखी गई हैं कि NCFTE और NCFSE दैट इज नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क
फॉर टीचर एजुकेशन एंड नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क फॉर स्टूडेंट एजुकेशन, इन दोनों को भी रिफॉर्म किया जाएगा 2021 में एनसीईआरटी और एनसीटीई के द्वारा। फिर बोला गया है बाय 2030 मिनिमम क्वालिफिकेशन फॉर टीचिंग इज इंटीग्रेटेड बीएड, मतलब 2030 तक हर टीचर के लिए जो मिनिमम क्वालिफिकेशन होगी वो इंटीग्रेटेड बीएड होगी। अब उनका क्या, जिन्होंने सिर्फ ग्रेजुएशन करी है, इंटीग्रेटेड बीएड का मतलब है कि वहाँ पे टाइम बचेगा जो 12th के बाद कर रहे हैं, लेकिन इन शॉर्ट वो चाहते हैं कि ग्रेजुएशन और बीएड आपकी कम से कम होनी चाहिए। तो जिसकी ग्रेजुएशन हुई है वो 2 ईयर की बीएड कर सकते हैं, जिसकी पोस्ट ग्रेजुएशन हुई है वो 1 ईयर की बीएड कर सकते हैं। अभी तक डिप्लोमा के लिए कुछ स्पेसिफिक चीज़ें नहीं बोली गई है उसमें, तो वो देखेंगे हम आगे क्या आता है। उसके बाद बोला गया रोबस्ट टीचर रिक्रूटमेंट एंड करियर पाथ। भाई अब टीचर के रिक्रूटमेंट और उनके करियर पाथ के ऊपर भी बहुत ध्यान दिया गया है, उसको भी मजबूत बनाया गया है। कैसे देखते हैं। सबसे पहले कि यहाँ पे डेमो और इंटरव्यू इंक्लूड कर दिए गए हैं। हमारे जो टीचिंग एग्जाम्स होते हैं वो सिर्फ अब रिटर्न नहीं होंगे, उसके अंदर डेमो और इंटरव्यूज भी ऐड कर दिए गए हैं। ठीक है, आपके डेमो और इंटरव्यू होंगे, इट्स नॉट कंपलसरी कि वो हमेशा इंग्लिश में ही हो। देखेंगे आगे कैसे होता है। उसके बाद है सीपीडी। सीपीडी क्या है? कॉन्टिन्यूअस प्रोफेशनल डेवलपमेंट। कॉन्टिन्यूअस प्रोफेशनल डेवलपमेंट, लाइक हम जो प्रोफेशनल है, टीचर प्रोफेशनल है, उनका भी कॉन्टिन्यूअस डेवलपमेंट होना चाहिए। इसके लिए उन्होंने बोला है पहला कि आपको 50 आवर्स की ईयरली ट्रेनिंग लेनी पड़ेगी कि जो जो नए अमेंडमेंट्स आए हैं, जो जो नई टेक्निक्स आई हैं, नए तरीके आए हैं बच्चों को पढ़ाने के, वो लोग आप एनहांस कर सकें। ठीक है, 50 आवर की ट्रेनिंग होगी, चाहे वो टीचर हो चाहे वो प्रिंसिपल हो, हर किसी के लिए है। उसके बाद दूसरा कि यहाँ पे अब जो टीचर प्रमोट होती थी, अब वो ऐसा नहीं है कि आपने 10 साल नौकरी करी तो आप प्रमोट हो गए, नहीं। अब आपके मेरिट के बेस पे कि आपकी परफॉर्मेंस कैसे, उसके बेस पे आपको प्रमोट किया जाएगा। उसके बाद अब जो टेट्स और सीटेट्स वगैरह होते हैं उनके सिलेबस पे भी वर्क किया जाएगा, उनको भी और बेटर किया जाएगा। एज वेल एज अब चाहे वो गवर्नमेंट स्कूल हो या प्राइवेट स्कूल हो, दोनों में आपको एज अ टीचर वर्क करने के लिए मिनिमम सीटेट मतलब टेट्स को क्लियर करना पड़ेगा। जो भी उसका स्टेट टेट होगा या सीटेट होगा उसको क्लियर करना पड़ेगा। ठीक है, तो ये था। उसके बाद हम आते हैं एक्सेसिव ट्रांसफर को भी रिड्यूस किया जाएगा। जो ट्रांसफर होते थे बिन बात के, उनको रिड्यूस किया जाएगा। कोई स्पेसिफिक रीजन है तभी होगा ट्रांसफर, उसका पूरा कुछ आई थिंक परफॉर्मा होगा, वो बताया जाएगा बाद में। फिर है परख। अब ये परख क्या है? ये टीचिंग के लिए नहीं, ये स्टूडेंट्स के लिए इंपॉर्टेंटली। परख की फुल फॉर्म है परख एक असेसमेंट का तरीका है बच्चों के लिए। अभी तक क्या था कि टीचर ने बता दिया बच्चा ऐसा है और हमने मान लिया, नहीं। अब ये असेसमेंट बच्चे को क्लियर करना होगा और उसके अकॉर्डिंगली बच्चे का पूरा रिजल्ट आएगा कि बच्चा कौन कौन से एस्पेक्ट में कैसा कैसा है, चाहे वो बिहेवियरल हो, कॉग्निटिव हो, या फिर अफेक्टिव डोमेन हो या साइकोमोटर डोमेन हो, उस सब के ऊपर बच्चे का एक पूरा असेसमेंट होगा। ठीक है, तो व्हाट इज परख? तो परख क्या है? ये शॉर्ट फॉर्म है। परख इज परफॉर्मेंस असेसमेंट रिव्यू एंड एनालिसिस ऑफ नॉलेज फॉर होलिस्टिक डेवलपमेंट। क्या है? मतलब बच्चे की होलिस्टिक डेवलपमेंट को चेक करने के लिए एक असेसमेंट होगा जहां बच्चे को देखा जाएगा, असेस किया जाएगा कि वो कौन से स्टेज पे कितना कितना कर रहा है। ठीक है, ये असेसमेंट पूरा क्रिएट किया जाएगा। उसके बाद हम बात कर रहे हैं चिल्ड्रन गिफ्टेड स्टूडेंट्स की। यस, अब जो गिफ्टेड स्टूडेंट्स हैं उनके लिए क्या चेंजेस हैं? बोला गया है जो गिफ्टेड स्टूडेंट्स है, इट मीन्स जो बच्चे अपनी एज से ज़्यादा अच्छा परफॉर्म करते हैं उनको भी प्रमोट किया जाएगा। उनके लिए भी स्कॉलरशिप्स होगी, ओलंपियाड्स होंगे। चिल्ड्रन विद स्पेशल नीड की बात करें, CWSN, तो उनके लिए भी बहुत कुछ बोला गया है। मतलब आई थिंक इन्होंने हर चीज़ को कवर किया है कि उनकी रेगुलर स्कूलिंग होगी और इंटीग्रेटेड होगी। दूसरी ओपन डिस्टेंस लर्निंग, ODL इनके लिए भी है कि अगर वो नहीं मूव कर सकते तो उनके लिए ODL रहेगा। असिस्टिव डिवाइसेस होंगे एज वेल एज ओरिएंटेशन प्रोग्राम्स होगा पेरेंट्स के लिए। अब चिल्ड्रन में स्पेशल नीड है तो इंटीग्रेशन की बात तो होगी ही होगी। तो इंटीग्रेशन भी क्या? इंटीग्रेशन मतलब आपको हर बच्चे को साथ में लेके चलना है, चाहे वो अमीर हो, गरीब हो, कोई भी कास्ट का हो, चिल्ड्रन विद स्पेशल नीड का हो या नॉर्मल हो, सारे बच्चों को साथ में पढ़ाना इज इंटीग्रेशन। ठीक है, इसके अंदर प्रैक्टिस बेस्ड करिकुलम होगा कि बच्चों को वर्किंग बाय डूइंग पे मेथड पे वर्क किया जाएगा। स्किल गैप एनालिसिस होगा इसका, इसमें बच्चों का ODL मोड पे यहाँ भी ध्यान दिया जाएगा।
वोकेशनल कोर्सेज पे ध्यान दिया जाएगा, लोक विद्या नॉलेज, इट मीन्स बच्चों को अपनी इंडिया की नॉलेज के बारे में, स्किल परफॉर्मेंस, और कहीं ना कहीं बोला गया है कि सिनर्जी होगी बिटवीन एनसीईआरटी एंड आरसीआई, रिहैबिलिटेशन काउंसिल ऑफ इंडिया, इनके बीच में भी सिनर्जाइज किया जाएगा। सो ये था हमारा पूरा का पूरा एनपी 2020। और कुछ बोले तो हाँ, अर्ली चाइल्डहुड के ऊपर भी वर्क किया जाएगा। इट मीन्स जो अभी एनटीटी के टीचर्स हैं उनका भी वर्क एनहांस किया जाएगा। सो हम बोल सकते हैं कि इन्होंने हर एक चीज़ को कवर करने की कोशिश करी है। अब लेट्स सी ये कितना वर्क करता है, कितना इम्प्लीमेंट करता है। लेकिन हाँ, डरने की कोई ज़रूरत नहीं है। अगर आप पैशनेट है अपने करियर को लेके, आप अच्छे से तैयारी कर रहे हैं, तो सिलेक्शन होगा। चाहे वो पहले भी होते थे, अब भी होंगे और आगे भी होते रहेंगे। सो बस मेहनत करते रहिए। आई होप आपको क्लियर हो गया। और अगर अभी भी कोई डाउट है तो प्लीज़ लेट अस नो इन द कमेंट बॉक्स। हम आंसर करने की ज़रूर कोशिश करेंगे। थैंक यू फ्रेंड्स।